एवरीवन वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें पार्ट नंबर 43 पर पहुंच गए हैं और हमने स्टार्ट कर दिया इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप देखेंगे कि ये जो आप भारतीय और पाश्चात्य शास्त्र के जितने भी प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं तो यही प्रश्न बनते हैं। इससे ज्यादा प्रश्न और आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि रचनाएं भी इनकी बहुत कम है, ग्रंथ भी बहुत कम है, कोटेशन भी एक दो है। तो अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो लगभग वही 300 प्रश्न है, जिसमें से आपका भारतीय और पाश्चात्य शास्त्र के सभी प्रश्न मिल जाते हैं। तो क्यों ना एक बार इनको रट लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए। ठीक है, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले। ठीक है, सांख्य दर्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार हैं। रस के जो सबसे प्रमुख माने गए हैं वो है भरत मुनि। लेकिन प्रथम व्याख्याकार कौन है? पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जरा। तो रस निष्पत्ति सांख्य दर्शन के आधार पर, क्योंकि यहाँ दर्शन को पूछा गया है कि किसमें, कौन से दर्शन को, शैव दर्शन किसमें है, सांख्य दर्शन किसमें है। इस प्रकार से बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है। तो अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले प्रथम व्याख्याकार जो है कौन थे? भट्टलोलट। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया सांख्य दर्शन। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के आधार पर भट्ट नायक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है वेदांतानुसार, वेदों के अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले। अब यहाँ पर पता चल गया आपको, सांख्य दर्शन के आधार पर तो भट्ट नायक ने किया है, वेदों के अनुसार किसने किया है ये आपको बताना है। तो वेदों के अनुसार रस की निष्पत्ति, शब्दों को पकड़ना है हमें। रस की निष्पत्ति की बात हो रही है, रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले, ठीक है, जो व्याख्याकार हैं, तो उनमें किसने किसको माध्यम बनाया है? सांख्य दर्शन बनाया है भट्ट नायक ने। ठीक है, वेदांतानुसार किसने बनाया है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है साधारणीकरण। ये शब्द को आपको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। यह किस व्याख्याकार का कथन है? आपको बताना है कि साधारणीकरण है जो विभावादि का होता है, और यह भाव, जो हमारी फीलिंग होती है, भाव होती है, उसका परिणाम होता है। यह बात किसने कही है? ये आपके भट्ट नायक जी ने कही। ठीक है, ये कोटेशन किसकी है? भट्ट नायक जी। नेक्स्ट है आलंबन का साधारणीकरण। ठीक है, आलंबन का, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन का साधारणीकरण किसने माना है? ये आलंबन का साधारणीकरण ये किसने माना है? ये माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? जो कवि की भावना है उसी का साधारणीकरण माना। अलग अलग, अब आप एक तरफ साधारणीकरण सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर आप उसमें अंतर देखेंगे तो आपको पता चल जाए। आलंबन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कवि की भावना, तो कवि की भावना डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अब नेक्स्ट आ गया सहृदय की चेतना का भाव साधारणीकरण। कवि की भावना, आलंबन, सहृदय की चेतना का साधारणीकरण। तो सहृदय की चेतना का साधारणीकरण किसने माना है? केशव प्रसाद मिश्र जी ने। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द सबसे पहले किसमें बोला? ठीक है, आपने देखा पंडित जी कहते हैं ना, जब उनसे कथा कुछ भी कराते हैं तो बामन लोग क्या करते हैं? पहले आत्मा शुद्ध करो। ठीक है, आपके हाथ में जल देंगे, आचमन कराएंगे, कहेंगे आत्मा शुद्ध करो। ठीक है, तो आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? वामन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा? अंतरंग। ठीक है, यानी कि आंतरिक, बाहर नहीं, आंतरिक। ये ऐसा कौन सा, ठीक है, इसमें संप्रदाय है जो काव्य के आंतरिक पर बल देता है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये क्या है? ध्वनि। अंतर मन की ध्वनि को सुनो, ऐसे याद रखो। अंतरंग, अंतरंग मन की ध्वनि। तरंग, तरंग ध्वनि, साइंस में पढ़ते ना तरंग ध्वनि, तो तरंग ध्वनिया होती है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो आप बड़े आराम से, और इसे याद हो जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ अपने शब्दों से पकड़ना है, आंसर तक पहुंचना है, बस इस तरीके से सिलेक्शन चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले जो हमारे स्थायी भाव हैं, जिनकी संख्या आपको बताई थी 9 होती है, 9 रस होते हैं। अलग अलग राइटर ने अलग अलग रसों की संख्या मानी, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 9 रस है। ठीक है, तो स्थायी भाव की संख्या जो है, भाव है, उनको उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अनुभाव होते हैं, रस होते हैं, विभाव होते हैं, या फिर संचारी भाव होते हैं। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो स्थायी भाव को उद्घोषित क्या करते हैं? विभाव। और विभाव के भेद क्या है? आलंबन और उद्दीपन, जिससे जो स्थायी भाव है वो कैसे हो जाते हैं? उद्बोधित हो जाते हैं। ठीक है, उद्घोषित हो जाते हैं। ठीक है, वापस से पुनः अपनी स्थिति में। तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद है, जिनसे स्थायी भाव जो है परिलक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले।
साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कि अंतर्गत कवि कर्म और कवि अनुभूति की ओर इंगित करता है। कवि कर्म और कवि अनुभूति, ठीक है, आपको बताना है कि कवि जो कर्म है या कवि अनुभूति जो करता है वो साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है, ठीक है, आपको अपना आंसर बताना है। तो ये कौन है? धनंजय। नेक्स्ट है भावक या पाठक, यानी कि जो पाठ को पढ़ने वाला होता है, जो भाव को समझने वाला होता है, उसे भावक कह दिया। साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण की आपको सारे का सारे एक जगह लिख के या वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि साधारणीकरण में किस प्रकार से आलम्बन किस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कवि की भावना नगेंद्र ने, कवि कर्म धनंजय ने, ठीक है, इसी प्रकार से पाठक का साधारणीकरण किसने माना है, ठीक है। तो आपको एक और इनसे प्रश्न आता है, बहुत जरूरी है ये आपको याद करना, सारे शब्दों को पकड़ना है कि साधारणीकरण की व्याख्या किसने किस प्रकार से दी है। तो आपको बताना है अपना आंसर। ये जो पाठक है श्याम सुंदर दास, भाव श्याम सुंदर दास, ठीक है, इस प्रकार से श्याम सुंदर दास, ठीक है, भाव। नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रश्न में ही प्रश्न है, यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम दिया है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि ये जो है ग्रंथ किस प्रकार का है? नायक नायिका रूप है इसमें, ठीक है, नायक नायिका भेद निरूपण किया गया है इस ग्रंथ में। तो पहला तो प्रश्न आपको ये मिल गया कि नायक नायिका भेद निरूपण उज्ज्वल रूप गोस्वामी जी का है। अब नीलमणि कैसी है? मणियां जो होती, मणि कैसी होती? बहुत ही रूपवान होती है मणि, ठीक है, तो मणि कैसी है? रूप है मणि के पास, तो ये रूप गोस्वामी जी। समझ में आ गया? आपको यहाँ से 2 प्रश्न मिल गए। सील के आधार पर नायक के कितने भेद हैं? जैसे धीरोदत्त, ठीक है, तो जो नायक के गुण है, जैसे रावण किस प्रकार का नायक है, राम किस प्रकार के नायक हैं, इस प्रकार से तो 4 प्रकार के जो है सील के आधार पर नायक के भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट पद रचना रीति। अब याद होगा पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको कि रीति से यज्ञ करने वाले पूजा पाठ कराते हैं कौन? बामन। तो विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद जो है वो रीति जो है वही हमारा क्या कहलाती है? काव्य कहलाता है। ये किसने बोला है? बामन ने। तो एक बार आप पकड़ेंगे तो आप आगे उस चीज को कनेक्ट कर लेंगे तुरंत। तो रीति संप्रदाय जो है आचार्य बामन का है और रचना में जो रीति है वही विशिष्ट पद, तो ये आचार्य बामन के द्वारा ही, ये कथन भी बामन का है, रीति संप्रदाय भी बामन का है। तो यहाँ से उम्मीद है कि आप आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ध्यान से एक बार सुनना है आपको, और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाइए। आप निश्चित तौर पर कह रही हूँ कि आप जो मेरे ये पढ़ाए हुए 300 प्रश्न लगभग हैं, इससे आपका प्रश्न 100% आ जाएगा और गलती नहीं करेंगे आप। इस तरह प्रश्न बनते ही नहीं है। आप बुक उठा के देखिए, 300-400 प्रश्न में आपका जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो आपके मिल जाते हैं। रीति को संघटना अर्थात समय घटना नाम किस आचार्य ने दिया? अब रीति को देखो, रीति संप्रदाय को तो बामन है, पर रीति को संघटना किसने कहा है? ये चीज ध्यान रखनी है, या समय घटना एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि रीति को समय घटना या, ठीक है, तो ये आपके आनंदवर्धन ने कहा है। किसने कहा है? आनंदवर्धन ने। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं जिनसे भी प्रश्न पूछा था। एक तो आपके ग्रंथ से हो गया, संप्रदाय से हो गया, और एक आपका कथन हो गए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, शब्दार्थो सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ जो होता है वही हमारा काव्य है। ये किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये भामह ने कहा है। किसने कहा है? भामह। नेक्स्ट शरीरम तादव्यम इष्ट अर्थ विच्छन पदावली, ठीक है, शरीर अर्थ तादव्यम, ठीक है, ये जो है पदावली किसने कहा है? आपको बताना है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका, देखो, शरीरम तादव्यम इष्टार्थ विच्छन पदावली, शरीर पर कुछ शब्द आपको पकड़ना है, ठीक है, इष्ट अर्थ, इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है तो आपको याद हो जाएगा। ये है दंडी, ठीक है। नेक्स्ट है रीति आत्मा काव्यस्य। रीति आत्मा काव्यस्य आपको बताना, अभी देखो अभी पढ़ा था रीति संप्रदाय वामन का है, रीति को ही काव्य बताया। रीति यानी कि इन्होंने क्या है? रीति को आत्मा बताया है काव्य में, कि काव्य जो है हमारा जिसमें रस अलंकार अलग अलग, किसी ने ध्वनि को बताया है तो किसी ने रीति को बताया है, तो किसी ने अलंकार को बताया, तो किसी ने रस को बताया। तो वामन किसको बताते हैं? रीति को बताते हैं, कि काव्य का जो आत्मा है वो रीति है, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दार्थम शरीरम तादु काव्यम, ठीक है, शब्दार्थम शरीरम तादु काव्यम। अब यहाँ पे देखो शरीर तादुम इष्टार्थम, इष्टार्थम, तो ये तो दंडी का है, लेकिन यहाँ पर ताद काव्यम, ठीक है, ये आपको पकड़ना है शब्द, शब्द और अर्थ, ठीक है। ये एक तरीके से आपको पूछना है, बताना है कि ये किसका है, ठीक है। तो ये है आपका आनंदवर्धन का। नेक्स्ट है हमारा, इसको ध्यान से देखना है। तद दोषो शब्दार्थम सगुणा फलन प्रति पुनः क्यापी, मोस्ट पंक्ति है ये, ठीक है।
ये वाली पंक्ति जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है। ये आई हुई पंक्ति है, ये मम्मट की है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मुझे अभी तक याद है जब मैंने इसे, कि जो हमारे शब्दों में दोष होते हैं, ठीक है, वो हमारी माँ हमें बताती रहती है, गलतियां दूर कराती रहती है। तद दोषो शब्दार्थ, ठीक है, जो हम शब्दों के माध्यम से कुछ दोष कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो मम्मा क्या करती हैं, उन्हें सगुण, हमें गुणवान बनाना चाहती हैं। सगुण वन लंकृति पुनः ज्ञापी, ठीक है, वो पुनः पुनः बार बार गलती हमारी हमें याद दिलाकर हमें क्या बनाती है, गुणवान बनाना चाहती हैं। तो मम्मट मम्मा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखेंगे रीति आत्मा, तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन हो गए। शब्द और अर्थ सहित ही काव्य है, ये भामह है। आप एक बार लिख के ध्यान से इसे एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह किसने बोला है, बताना है आपको। तो ये जगन्नाथ ने। इसको कैसे याद रखें, जग में सभी लोग रमणीय स्थान पर जाना चाहते हैं। रमणीय स्थान पर मतलब घूमने के लिए चाहते हैं, तो ऐसा रमणीय स्थान हो जहां बहुत ही शांति हो, बहुत अच्छा हो, ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जग में सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काव्यम रसात काव्यम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, वो कथन है, आपको ध्यान रखने, ये जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एग्जाम में इससे ज्यादा आते नहीं, यही प्रश्न आते हैं घूम फिर के, आप देखेंगे। तो वाक्यम रसात वाक्यम किसने कहा है, विश्व ने, विश्वनाथ प्रसाद। इसको कैसे याद रखेंगे कि विश्व में सभी चाहते हैं कि हम जो वाक्य बोले उनमें रस हो, शब्द जो हमारे मुंह से निकले, हम जो वाक्य सेंटेंस जो बोले वो कैसे होने चाहिए, रस युक्त होने चाहिए, ठीक है। कर्कश ध्वनि किसी को नहीं पसंद है, रस में युक्त जब हम वाक्य बोलते हैं तो विश्व में सभी हमें पसंद करते हैं, ठीक है। तो वाक्य हमारे कैसे होने चाहिए, रसात्मक होने चाहिए। ये हम ही नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहा है। चलो, कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याय निरूपण किस आचार्य ने बोला, कवि समय, ठीक है। आपको बताना है कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याय निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया है। आपको अपना आंसर टिक लगाना और बताना है। तो ये कौन है, राजशेखर। नेक्स्ट, रस निष्पत्ति में ब्रह्म सदोवर, ठीक है, ब्रह्मा के समान, सदोवर मतलब भाई, रस निष्पत्ति में किसने माना, किस व्याख्याकार ने माना है। आपको बताना है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्मा जो है, ठीक है, सदोवर भाई के समान, ये किसने माना है। तो ये है आपका भट्ट नायक जी ने। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार कौन है, ठीक है। प्रेक्षक की अनुभूति, ये अनुभूति जो है वो किसने मानी है, तो ये है आपका भट्ट लोलट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ध्वनि विरोधी आचार्य, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बताइए जरा, ध्वनि संप्रदाय किसका है, आनंदवर्धन का, ठीक है। इसी के विरोधी कौन है, बताइए, निम्न में से कौन ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ठीक है। आपको बताना है अपना आंसर, ध्यान से देखकर बताइए कि ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है। हमने आलोचक पढ़े अभिनव गुप्त, विरोधी और आचार्य में वो आलोचक में अंतर, ध्यान रखिएगा। ये तो आपके आलोचक हैं, ठीक है, लेकिन विरोधी नहीं है, विरोधी अलग चीज हो गई, ठीक है, विरोध करने वाले। ये ध्वनि जो है वो सही नहीं है भट्ट नायक में, क्योंकि ये रसवादी हैं, ठीक है। और अभिनव गुप्त जो है वो आलोचक है आनंदवर्धन के, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय जो ग्रंथ है उसके आलोचक अभिनव गुप्त हैं, जबकि विरोधी भट्ट नायक हैं। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने माना है, रस को मूल पात्र में किसने माना है, ये प्रश्न आपको बताना है कि रस को मूल पात्र किसने माना है, ठीक है। रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस जो है इसको ही मूल पात्र माना है, किसने माना है, तो ये है आपके भट्ट नायक जी ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है, कौन सी है ऐसी जो छंद शास्त्र की प्रथम कृति मानी जाती है, छंदों का जिसमें वर्णन है, तो वो आपकी छंदमाला है। नेक्स्ट है, गणराज्य रिपब्लिक किस विद्वान की कृति है, ठीक है। ये तो बहुत ही पॉलिटिकल में भी आपने पढ़ा होगा। रिपब्लिक बताइए जरा किसकी है, ये हमारा यहाँ से पाश्चात्य शास्त्र के जो है क्वेश्चन शुरू हो गए, प्लेटो। नेक्स्ट हमारा, किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज में बहिष्कार, भर्त्सना मतलब उसकी विरोध किया, कि मतलब सही नहीं है, एक तरीके से उसको नेगेटिव, ठीक है, जो काव्य है वो हमारे समाज के लिए गलत है, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, हमारे समाज से कविताओं को निकाल देना चाहिए। याद आ गया होगा आपको, बताइए जरा, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने क्या बोला है कि जो काव्य है वो एक, जैसे मान लीजिए कि गोबर की भरी हुई टोकरी है, वो किसी काम की नहीं है, ऐसा उन्होंने काव्य को बता दिया गया। ये कोटेशन भी उन्होंने दी है, बताओ कौन है, ये प्लेटो है। प्लेटो राज्य की एक सुव्यवस्था चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन जैसे कह सकते, राजनीति शास्त्र है, इन्होंने ये मानते हैं कि काव्य का कोई अहम भूमिका नहीं, ये तो बेकार है हमारे समाज के लिए, ये हमारे समाज को प्रगति की ओर नहीं ले जाता है।
काव्य में उदात्त, ठीक है। अब ये कुछ कुछ आपको यहाँ पर भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी शब्दों को पकड़ना है। जैसे हमने अपने भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ा है, वैसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, ठीक है, उदात्त जो है वो किस पाश्चात्य आचार्य का है। पेरिप्लुसिस इनकी जो रचना है, ठीक है, पेरिप्लुसिस इनकी रचना है, आपको बताना है। तो ये है आपके लॉन्गिसिस, ठीक है, लॉन्जाइनस भी कहीं कहीं लिखा हुआ। साहित्य का उद्देश्य, विरेचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डीएसएस भी इसे पूछ चुका है कई बार। विरेचन आपको बताना है। विरेचन मतलब क्या है कि दुख की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। ऐसे काव्य से इंसान जो है किस प्रकार से, विरेचन जो है आपको बताना है ये किसका है, विरेचन किस सिद्धांत, किस विद्वान ने माना है विरेचन को, बताइए। तो ये है आपके अरस्तु। नेक्स्ट है पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस ये रचना है काव्यशास्त्र, ठीक है, यानी कि काव्यशास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है पेरिपोइथिकेस। ये रचना किसकी है, एडलर, अरस्तु, प्लेटो या फिर लॉन्गिसिस, आपको बताना है। तो ये है अरस्तु की। नेक्स्ट अरस्तु के नाटक त्रासदी। अरस्तु के नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने गए हैं, तो इनके तत्व जो हैं वो 6 तत्व माने गए हैं। ये नेक्स्ट है किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है, किस सिद्धांत ने, तो ये अरस्तु ने किया है। अरस्तु के गुरु का नाम बताइए, आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में। कल्पना के लिए फैंटेसी, ठीक है, फैंसी, ठीक है, फैंटेसी शब्द वही फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है कि कल्पना के लिए, ठीक है, आपको बताना है। तो ये कौन है, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस आलोचक ने काव्यालोचन सिद्धांत, अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद, रोमांटिक मूवमेंट्स, ठीक है, आपको बताना है स्वच्छंदतावाद पर घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो समझे जाते हैं, बताइए इनमें से कौन एक है जो स्वच्छंदतावाद के लिए, स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं, ऐसे कौन से विद्वान हैं आपको इसमें बताना है। तो ये वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ। अंग्रेजी में इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं जो हैं, लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स ये भी, ठीक है, आपको बताना है। लिरिकल बैलेट्स जो है वो किसकी है, ये भी वर्ड्सवर्थ की ही है। नेक्स्ट है कल्पना के 2 प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, ये किसने, किस विद्वान ने माने हैं, तो ये भी आपके किसके हैं, कॉलरिज के हैं। कल्पना कॉलरिज, कल्पना कल कॉल, कल कॉल, इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड आपको बताना है कि प्रसिद्ध कविता किसकी है, द वेस्ट लैंड प्रसिद्ध कविता किसकी है, इलियट की है, इलियट, ठीक है। परंपरा पर सिद्धांत और कला तथा निर्वैयक्तिकता, तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो है वो आपको बताना है। इम्पर्सनल थ्योरी, इम्पर्सनल थ्योरी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, यहाँ से आपको पकड़ना है कि निर्वैयक्तिकता की जो थ्योरी है वो किसने दी है, ठीक है। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये किस आलोचक ने दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इलियट की ही है। द वेस्ट लैंड इनकी रचना है और ये इनका सिद्धांत है, ठीक है, इलियट का। देखो इलियट इडियट ऐसे बोलते हैं, इलियट इडियट, अरे बेस्ट लैंड, कोई अच्छी जगह देनी है तो इडियट को क्यों दे रहे हो, किसी अच्छे इंसान को दो, ठीक है। निर्वैयक्तिकता, इम्पर्सनल, ठीक है, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, इलियट। अब यहाँ पर आपको विसंगत छांटना है, गलत युग में छांटना है। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का है, उज्जवल नीलमणि रूप अभी पढ़ा हमने रूप गोस्वामी जी का है, काव्य में दर्श दंडी, ठीक है, और कुवलयानंद ये अप्पय दीक्षित की है, याद होगा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का, अभिनव गुप्त का नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ, अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ आपको बताना है, ठीक है। अभी जस्ट अभी पढ़ा हमने, तो अगर आपने ध्यान से सुनी है वीडियो तो अभी आप इसका आंसर दे देंगे। पेरिपोइथिकेस ये अरस्तु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। प्लेटो का समय माना गया है, ठीक है, प्लेटो का समय जो है 427 से 347 ईसा पूर्व तक, ठीक है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक आदर्श राज्य का निर्माण चाहते हैं। प्लेटो क्या चाहता है कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, ठीक है, राज्य का निर्माण, इसीलिए वो कहता है कि काव्य जो है वो हमारे राज्य के लिए अच्छा, जैसे काव्य को राज्य से बहिष्कार कर देना चाहिए। प्लेटो की रचना नहीं है, प्लेटो की इनमें से 3 रचनाएं एक नहीं है। देखो इयोन है, रिपब्लिक अभी पढ़ चुके हैं जो पॉलिटिकल पे है, ठीक है। पोलितेइया, पोलितेइया भी है, लेकिन पेरिपोइथिकेस अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये किसकी है, ये अरस्तु की है, किसकी है, अरस्तु की, तो ये अरस्तु की है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटो के गुरु का नाम बताइए, ये कौन है, सुकरात, ठीक है, सुकरात के शिष्य का नाम प्लेटो, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
कभी गुरु शिष्य परंपरा भी जैसे आपके भारतीय परंपरा में है वैसे पाश्चात्य में भी है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है अरस्तु का जन्म स्थान आपको बताना है। अरस्तु का जन्म स्थान आपको बताना है इस्तगिरा नगर। कौन सा है? इस्तगिरा नगर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अरस्तु का जन्म और मृत्यु आपको दोनों बताने हैं। तो ये है आपके 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरणवाद का सिद्धांत और विरेचन। अनुकरण और विरेचन तो अरस्तु के है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया? अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यानी कि जो संसार है वो संसार जो है प्रकृति का अनुकरण है, प्रकृति का भी हम अगर अनुकरण करेंगे तो सत्य से हम 3 गुना दूर हो जाएंगे, ऐसा कवियों के लिए प्लेटो ने कहा था। ठीक है, अनुकरण सिद्धांत तो अरस्तु का है। अभी अपने गुरु इसी बात पर जो प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, उन्होंने अनुकरणवाद जो है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया और बताया कि अनुकरण ही सब कुछ है। ठीक है, अनुकरण के सिद्धांत को, विरेचन के सिद्धांत को अपने गुरु से महान बन गए। ठीक है, अरस्तु। तो अरस्तु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नंबर 1 पे आपको सबसे पहले याद करना है। ज्यादातर प्रश्न आपके अरस्तु से मिल जाते हैं। सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, आपको अपना टिक लगाना है, तो ये सीरियल से लगाना है आपको। तो सबसे पहले अप्पय दीक्षित, फिर ठीक है विश्वेश्वर, जगन्नाथ, अभिव्यक्त। नेक्स्ट है काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति, अभी अनुकरण से दूर बता दिया, बेकार है प्लेटो ने, लेकिन काव्य बोला है प्रकृति की अनुकृति है, या अरस्तु ने बोला है कि आप उसे महसूस करके देखिए, समझिए कि काव्य जो है प्रकृति है, प्रकृति की अनुकृति है। जब प्रकृति नेचर है, भगवान सब कुछ सृष्टि के करता है, तो फिर वो कैसे गलत हो सकता है? लेकिन इसने क्या बोला है प्लेटो ने कि जो काव्य है वो प्रकृति जो है वो किस प्रकार ईश्वर की अनुकृति है। ठीक है, नकल है, और हम उस नकल का भी नकल कर रहे हैं, अनुकरण का भी अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए सत्य से हम दूर हो जाएंगे, सत्य को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कविता प्रबल मनोयोग व सहज उच्चलन को मानते हैं। ये जो कविता है वो कोटेशन है, ये आपको बताना है कि कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ जी ने। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? त्रासदी, ठीक है, त्रासदी के कितने अंग माने हैं आपको बताना है। तो ये विरेचन जो है, ठीक है, तो ये आपके त्रासदी के 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये जो रचना है किसकी है? ये आपकी किसकी है? कॉलरिज की। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कल्पना कॉलरिज का है सिद्धांत। ठीक है, कल्पनावाद कॉलरिज का है। अब देखो बायोग्राफी, बायोग्राफिया में आप पढ़ेंगे, हम अपना बायोडाटा देते हैं ना, किसी भी कंपनी में बायोडाटा देते हैं, जब हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो बायोडाटा देते हैं, और वहां से फिर हमें क्या आती है? कॉल आती है। बस एक दो कोटेशन है, एक दो रचना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक दिन में आप पूरा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र अच्छे से पढ़ सकते हैं। वही प्रश्न है, वही आपको बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बायो हमने अपना बायोडाटा दिया, तो वहां से कंपनी से क्या आया? कॉल आया। ठीक है, नेक्स्ट है कैथारसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथारसिस का अर्थ क्या है? कैथारसिस का अर्थ आपको बताना है। तो ये क्या है? शुद्धिकरण। ये अरस्तु बताते हैं किस प्रकार से विरेचन के माध्यम से, कैथारसिस के माध्यम से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। लॉन्जाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? लॉन्जाइनस के काव्य दोष आपको बताने हैं कि इनकी संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है अरस्तु के परवर्ती बाद वाले व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। ठीक है, इनसे बाद में जो आए हैं उन्होंने उनका अर्थ नहीं माना है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं माना है? धर्म परक, नीति परक, कला परक या अर्थ परक। ठीक है, इनमें से किसको नहीं माना है? अर्थ परक नहीं माना है विरेचन को। पेरिपुसिस के रचनाकार बताना है आपको। पेरिपुसिस ये है आपके लॉन्जाइनस ने। पेरिपुसिस लॉन्जाइनस। प्लेटो और अरस्तु के बाद, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्री कौन है? आपको नंबर 1 पे तो आपको अरस्तु ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये कौन है? लॉन्जाइनस। नेक्स्ट है लॉन्जाइनस ने उदात्त, ठीक है, लॉन्जाइनस ने उदात्तवाद को माना है। उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोतों को माना है। विरेचन सिद्धांत अभी बताया था मैंने आपको, विरेचन से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। तो ये किसने बोला है? अरस्तु ने बोला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। ठीक है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 भेद माने हैं और उनके अनुसार काव्य दोष नहीं है। बागाडंबर, बालेता, भावाडंबर, अभिजात पद रचना। तो इनमें से कौन सा काव्य दोष नहीं? अभिजात पद रचना। नेक्स्ट है त्रासदी का अंग नहीं है। इनमें से त्रासदी का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? मंगलाचरण नहीं है। चरित्र है, कथानक है, विचारक।
लिरिकल बैलेट्स बहुत ही प्रसिद्ध रचना इंग्लिश की है, तो इलियड की है ये। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, ये जो है कोटेशन किसकी है? कल्पना मानव शक्ति की बिंब विधायिनी है, शक्तिमानी है। बताइए, आपको बताना है। तो ये किसकी है? इलियड की। नेक्स्ट है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि की अनुकृति करता है। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन आपके अरस्तु का है। इस तरीके से आप 1 से 2 बार वीडियो पढ़ेंगे, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक बार अगर आप लिख भी लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।